हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पास थे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक इशू क्या आया कि ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन बनाने के लोग तैयार हुए। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन। ब्रिटिश ने क्या बोला कि वह एक अखिल भारतीय संघ बनाने को तैयार हो गए। भारतीय संघ। एक सवाल यह आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि आखिर वो तैयार क्यों हो गए। Why they were ready to make an all India confederation? अगर हम उस समय के हालात को देखें, I'm talking about the first round table conference. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, यह भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। व्यापारियों में होमी भाभा, व्यापारियों में सिर्फ शामिल कौन हुआ? होमी। ओनली वन पर्सन हैज गॉन फ्रॉम द साइड ऑफ द बिजनेसमैन, दैट इज द होमी। और मुसलमानों की तरफ से बहुत से लोग शामिल हुए इसमें। और जो मुसलमानों की तरफ से लोग शामिल हो रहे थे, उसमें जो महत्वपूर्ण लोग थे, उसमें महत्वपूर्ण लोगों में थे मोहम्मद अली जिन्ना, शफी आगा। तो जो लोग शामिल हुए, तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक और वायस राय की कार्यकारिणी के सदस्य में फजले हुसैन। सवाल पहले बहुत आया करता था कि तीनों गोल में सम्मेलन में कौन शामिल हुआ? वो थे डॉक्टर अंबेडकर। और व्यापारियों की तरफ से फ्रॉम द साइड ऑफ द व्यापारी ओनली होमी मोदी, और कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया था। कांग्रेस हैज नॉट पार्टिसिपेट इन इट। और इसमें जो राजवाड़ों के सहित भारत, जो एक इस समय ब्रिटिश ने क्या बोला, एक ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन बनाते, ये बनाते हैं जिसमें प्रिंसली स्टेट्स की शामिल हो गए। तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो ब्रिटिश इंडिया और प्लस प्रिंसली स्टेट। अब इसको बनाने से फायदा क्या था? इससे जो इस तरह से यह कॉन्फेडरेशन बनाया जा रहा था, सेंटर वीक बन रहा था। जो पावर सेंटर को दी जाए, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सेंटर को जिस तरह से पावर दी जा रही थी, उससे सेंटर वीक दिख रहा था। और भारतीय राजा चाहते थे कि सेंटर वो वीक हो। इससे क्या होगा? अगर सेंटर वीक होगा तो उनको अपने अगर सेंटर वीक होगा तो उनको अपने डोमेन को मेंटेन करने में आसानी होगी, तो राजवाड़े उनके सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए भारतीय राजा चाहते थे कि केंद्र कमजोर रहे, जिससे उनकी उपस्थिति में उसे जो लोकतांत्रिक बनाए रखने में सहायक होगी, खासकर ऐसे समय में जब जन आंदोलन के दबाव कारण कम से कम डोमिनियन स्टेटस का खतरा दिखाई दे रहा था। अब वो दिख रहा था कि शायद डोमिनियन स्टेटस प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि डोमिनियन स्टेटस प्राप्त होने का खतरा उनको दिख रहा था, इसलिए उनको लगा कि जन आंदोलन के दबाव से अगर डोमिनियन स्टेटस प्राप्त होता है, जिसमें सेंटर में कांग्रेस आ जाएगी, इसमें सेंटर में कांग्रेस आ जाएगी, जब सेंटर में कांग्रेस आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि वह उनके विपरीत काम कर सकती है। अगर सेंटर वीक होगा, इफ द सेंटर इज वीक, तो उनको अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने की, मेंटेन देयर ओन स्टेटस को, इट विल हेल्प फॉर देम। तो राजवाड़ों और हिंदू अब उसके साथ क्या था? अब मुस्लिम को क्या लग रहा था? हिंदू डोमिनेटेड गवर्नमेंट आ सकती है, हिंदू डोमिनेटेड गवर्नमेंट आ सकती है। अगर हिंदू डोमिनेटेड गवर्नमेंट आएगी तो मुसलमानों के हित के लिए ठीक नहीं लग रहा था। और जिस तरह अंग्रेजों ने केंद्र में उत्तरदायी सरकार के साथ साथ, अब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर,
plus separate electorate and reservation. यह पूरा का पूरा जो एक पैकेज था, यह मुसलमानों को अपने हित में लग रहा था। और इस योजना को बनाने में जो लंबा समय लगा, और राजाओं को यह लगा कि अगर यह इम्प्लीमेंट होगा तो जो पैरामाउंसी है, जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है, वह डाइल्यूटेड फॉर्म में आएगा। जो पैरामाउंसी है, जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है, उसमें कमी आएगी और मुसलमानों को केंद्र सरकार कमजोर में आ रही थी, सेम प्रिंसली स्टेट के साथ था। इसके लिए सारे के सारे दल इसलिए तैयार हो गए थे कि एक और इंडिया कन्फेडरेशन बनाया जाए। कांग्रेस इस समय यहां पर शामिल नहीं थी, और जो एक लिबरल नेता थे, खासकर सप्रू थे, वह केंद्र में उत्तरदायी सरकार होने के बाद से अट्रैक्ट हो गए। और ब्रिटिश जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने सोचा कि इसके माध्यम से वो उत्तरदायी सरकार के मुखौटे के पीछे जो रियल ब्रिटिश पावर है वह मेंटेन कर सकेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर, नॉट क्लियर? Anyone has a doubt? What I am trying to explain you, in the first round table conference, there was a consensus on all India confederation कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। उसमें जो डिफरेंट सेक्शंस थे, प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम्स, liberals and British, all four have their own vested interest. That is the reason all were interested for maintaining for formation of all India Confederation. Hope it's clear? If not clear, I can explain again. अब इसके बाद आते हैं हम जो गांधी इरविन समझौते के बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता था, मतलब सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुआ? जो पीरियड था बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें लेबर जो गवर्नमेंट थी वह सब्सिडियड बाय ए नेशनल गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव पार्टी। मैकग्रॉन थे स्टिल प्रीमियर थे, लेकिन जो कंजर्वेटिव सैमुअल होल थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए। अब सेकेंड राउंड फिर कांग्रेस गांधी जी ने प्रेस किया एक्सेप्टेंस ऑफ द कांग्रेस डिमांड। उन्होंने क्लेम किया कांग्रेस वाज ए नेशनल, नॉट मियरली ए पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस जो है वो होल कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। उन्होंने कहा देयर आर 4 मुस्लिम्स among the 15 members of the working committee। जो वर्किंग कमेटी कांग्रेस है उसमें 15 से 4 मुस्लिम्स हैं, और thousands of मुस्लिम्स जो है रैंक ऑन फाइल में कांग्रेस के साथ है। इवन यहाँ ये कहा कि कांग्रेस नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडिया बट ओनली प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करती है। क्यों? सिंस द नॉन कांग्रेस डेलीगेट हैड नॉट बीन चूजन पीपल, जो नॉन कांग्रेस डेलीगेट्स थे वह लोगों से नहीं चुने गए बल्कि वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। उन्होंने डिमांड किया कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको तुरंत एस्टैब्लिश किया जाए, सेंटर में भी और कांग्रेस में भी, और कंप्लीट कंट्रोल दिया जाए फाइनेंस पे, आर्मी पे, डिफेंस पे, एक्सटर्नल रिलेशन। और कोई सेफगार्ड की जरूरत नहीं है। There is no special power should be given to the Governor General. जो नया स्टेटस ऑफ इंडिया का है, freedom to cede from the Commonwealth, but would not necessarily mean secession. जो आउटस्टैंडिंग फीचर था कॉन्फ्रेंस था अनएंडिंग डिस्कशन ऑन द कम्युनिटी। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रपोज किया टू गांधी एक जहां पर सर्टेन नंबर्स ऑफ सीट्स रिजर्व हो लेजिस्लेचर में फॉर डिफरेंट क्लासेस और कम्युनल
on the common electrode for all section of the use. जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में जो माइनॉरिटी कमेटी थी, चेयरमैन थे, मैनेजर को कहा माइनॉरिटी फैक्ट वाज एक्सेप्टेड और 155 मिलियन पीपल। गांधी ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है 85% ऑफ द होल इंडिया। तो अगर हम इस पूरे फैक्ट को देखें तो गांधी ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि causes of failure to reach a consensus was composition of Indian delegates। तो यह गांधी ने कहा कि causes of failure to reach a agreement was inherent in the composition of Indian delegates। उन्होंने सजेस्ट किया जो माइनॉरिटी क्वेश्चन है should not take precedence over the fundamental question। फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है? फ्रेमिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले किया जाना चाहिए, और सारा एफर्ट जो कम्युनल एग्रीमेंट का है उसने फेल कर दिया, जो इसका मेन इशू था। कहा देयर माइट बी अ क्लॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्वेश्चन शुड बी रिफर्ड टू जुडिशियल ट्रिब्यूनल फॉर फाइनल डिसीजन। हिंदू महासभा ने मांग की फेडरल रिस्पांसिबिलिटी की, जिसको इंडियन प्रिंसेस ने और लीग ने प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि चूंकि कम्युनल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। If we see the whole scenario, the dispute on the one very vital point, whether first we need to go for the formation of the constitution or first we solve the communal problem. The Britishers and League was more interested for the communal problem. Congress was saying first we frame a constitution, then we go ahead for the communal problem. गांधी जी ने भी कहा कि और देशों में भी इस तरह की समस्याएं हैं। हर देशों के पास जातिगत, धर्म और नस्ल की समस्याएं होती हैं। उसको उस देश की जो का संविधान है सॉल्व करता है। इसलिए आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, दैट प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इट। बट द ब्रिटिशर्स वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। और वो लगातार यह कहते रहे कि जब तक यह मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तब तक हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। और शायद फेल्योर का बहुत बड़ा कारण यही था। अगर दूसरे गोल में सम्मेलन को हम समझने की कोशिश करें तो जो दूसरा गोल में सम्मेलन था, उस दूसरे गोल में सम्मेलन में कई मुद्दे थे जो उसके मेन वर्क से अटैच था। हम जरा मेन वर्क देखते हैं। सेकेंड राउंड क्या था? कंप्लीशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल जुडिशरी एंड फेडरल लेजिस्लेचर, distribution of financial resources, central office, move of the extra of state to the federation, state से फेडरेशन बनना, ये टेक्निकल क्वेश्चन थे। मेन प्रॉब्लम क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस मैटर को एडवांस नहीं कर पाई, और गांधी जी ने लंदन 6 दिसंबर 1934 को छोड़ दिया और बॉम्बे वापस चले आए। अब जो फेल्योर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इस क्यों था? ड्यू टू लैक ऑफ हार्मोनी अमंग द इंडियन। जो इंडियन डेलीगेट्स थे, इनके अंदर हार्मोनी नहीं थी, और एक रिलक्टेंस था ऑफ द कंजर्वेटिव पार्ट्स कि रियल पावर इंडिया में कैसे हो। तो जो फेल्योर था राउंड कॉन्फ्रेंस का was mainly with the lack of harmony with India's leaders and obstinate reluctance of the conservative part of the real power in India। तो अगर आप एक टिक मारना हो, आप इसी मारिएगा। दूसरा जो टैक्टिस था, लैक ऑफ टैक्टिस, कहा जाता है गांधी जी को अकेले नहीं जाना चाहिए था। गांधी जी इस बात को नेगोशिएट नहीं कर पाए, because he got alone in the round table conference. It's being said if there would have been a larger delegates तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। और एक बात कहा गया कि जो गांधी का आइडियलिज्म था, आदर्शवाद था, वह कोई इंप्रेशन नहीं डाल पाया उनके ऊपर जो डिप्लोमेसी से और अपने कार्ड को देख किया करते थे। तो गांधी का जो आइडियलिज्म है वह बहुत वहां पर इंपैक्ट नहीं डाल पाया। इट इज वन ऑफ द फ्यू पॉइंट्स बीइंग सेड अबाउट द
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय में जो गोलमेज सम्मेलन का जो दूसरा दौर था, उसमें जो अधिकारियों और ब्रिटिश जो अंग्रेज अधिकारी थे और ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, इस बात पर बल दे रहे थे कि वित्त के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आरक्षित शक्तियां वायसराय के पास हो। They wanted in the financial part, finance, greater power in the voice. They were interested in जो ग्रेटर पावर है फाइनेंस के मुद्दे पर, वह वायसराय के पास होनी चाहिए। और अगर हम इस ग्रेटर पावर को देखने की कोशिश करें कि जो ग्रेटर पावर चाहती क्यों थे, उसका कारण यह था कि जो प्रस्तावित संघीय संरचना थी, जिसमें एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर की बात चल रही थी, उसके पास 130 करोड़ रुपए के राजस्व में से केवल 15 करोड़ का ही नियंत्रण रहता था। तो जो टोटल 130 करोड़ का जो एक फाइनेंस हुआ करता था, उसमें 15 करोड़ का ही कंट्रोल होता था। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली अगेन, कि जो एक इशू था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, कि जो इस बात पर वो एसर्ट कर रहे थे कि फाइनेंशियल क्षेत्र में जो ग्रेटर पावर है, इट नीड्स टू बी वायसराय। व्हाई दे वांटेड दिस? उसका रीजन क्या था कि जो फाइनेंशियल मैटर था, यह जो एक कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन बिरला का है, एक बिरला ने कैलकुलेशन किया है। ये कैलकुलेशन क्या बोलता है कि जो टोटल रेवेन्यू का 130 करोड़ था, जो एक प्रपोज्ड फेडरेशन था, प्रपोज्ड फेडरेशन, इस प्रपोज्ड फेडरेशन का जो टोटल रेवेन्यू का 130 करोड़ था, उसमें से केवल 15 करोड़ ही उनके नियंत्रण में रहता। और ब्रिटिश व्यापारी इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो व्यापार संबंधी जो उपाय हैं, जिसमें भारत में ब्रिटिश पूंजी के निवेशक को राष्ट्रवादी सरकारों के भेदभावपूर्ण नीतियों से बचाया जाए। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश पूंजी का, जो ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट था, ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वह भी उनकी निगाह में था कि अगर ब्रिटिश कैपिटल, अगर एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आएगी, तो वह नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ब्रिटिश कैपिटल फॉर्मेशन के अगेंस्ट हो सकती है। तो इसलिए जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का जो अप्रोच है, जिसमें उनके अगेंस्ट हो सकता है, उससे बचाए जाने की बात की जाए। और अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो साइमनिज्म की तरफ लौटता हुआ दिख रहा था। ये कहा गया पहले कदम सही उठाया जाए कि भारतीयों को फिर वापस प्रादेशिक स्वायत्तता की ओर अधिक ले जाया जाए। तो अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो चाह रहे थे कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसकी की तरफ भारत को लाया जाए। तो यू कैन राइट द हियर, अगर आपका सवाल बनता है कि द इंटेंशन, अगर सवाल बनता है द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज अ मेजर इशू ऑफ द फेल्योर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यू कैन टेक द लीड फ्रॉम हियर। I'm trying to tilting a question that intention of the Britishers was a major cause for the failure of round table conference. So now one set you see the giving the constitution to the India versus minority problem. Second, he used this financial issue, and third, he used this political issue. जो political level पर जो ये सलाह किसकी थी? साइमन बोर्ड ने सलाह दी विलिंगटन को। साइमन बोर्ड है एडवाइस टू विलिंगटन। साइमन बोर्ड कौन, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। साइमन बोर्ड ने विलिंगटन को सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा अटेम्प्ट किया जाना चाहिए कि जो इंडियन है इनको लगातार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करने दो, कि दे शुड कन्फाइन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो उससे क्या हो गया
कि जो एक आधिपत्य, कंट्रोल ओवर द सेंट्रल एंड द होल सिस्टम will not be as much democratized for the interest of the Britishers. Is clear or not clear? Anyone have any problem? हिंदी इंग्लिश तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? थोड़े जल्दी फास्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. Come, Gandhi and Muslim and second round. Let's see this limited aspect. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि गोल में सम्मेलन में जो असफलता है उसमें ये क्या इशू है. अगर हम गोल में सम्मेलन में जो गांधी जी गए, it proved to invested. Why and how it has been invested? अब जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था, that was the issue of the communism. अगर एक ही बात आती है कि रोड ब्लॉक किसमें है, the issue of the communism has given a road block. उसमें क्या था, जो एक सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग थी, अलग निर्वाचन क्षेत्र, इसको सब मांगने लगे. मुस्लिम, ईसाई, दलित, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, सब के सब मांगे. ऑल स्टार्टेड आस्किंग. जितनी कम्युनिटीज थी सब की सब सेपरेट इलेक्ट्रोड मांगने लगे. अब इस सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग को लेकर जो अल्पसंख्यक समुदाय था वो दिक्कत करने लगा. अब इस समय जो 5 अक्टूबर को गांधी जी मुसलमानों की सभी मांग मानने को तैयार हो गए. अब गांधी जी ने कहा कि he will accept all demand of Muslims. बशर्ते स्वराज की मांग मुस्लिम मांग. स्वराज डिमांड, if Muslim will accept the demand of the Swaraj, he will accept all. लेकिन जो मुसलमान प्रतिनिधि थे वह इससे संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया. जो महासभा, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे और सिख भी, वह गांधी जी की उस बेनिवोलेंस, इस उदारता के पक्षधर नहीं थे. तो एक तरफ गांधी जी मुसलमानों से कह रहे थे, if you accept the Swaraj demand, I will accept all the demand. But on the other side, जो हिंदू महासभा के लोग थे और सिख थे, वो गांधी जी के इस मुद्दे, इस स्टेटमेंट से वह एग्री नहीं कर रहे थे. और वह ऐसी बात में तैयार नहीं थे जिसमें पंजाब में मुसलमानों को बहुमत मिल जाए. मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब, बिकॉज पंजाब में सिख लोग थे, वह किसी भी हालत में मुसलमानों की वहां पे मेजॉरिटी नहीं चाहते थे. अब इसके साथ साथ जो एक कॉन्फेडरेशन का इशू था, जो संघ का इशू था, कैसे भारतीय संघ बनाया जाए, इस पर राजवाड़ों का दृष्टिकोण बदलने लग गया. अब वह इतने उत्सुक नहीं थे. उसका कारण क्या था कि कांग्रेस के आंदोलन वापस लेने से उन्हें केंद्र में तत्काल बदलाव का भय नहीं लग गया. वापस क्यों ना, बिकॉज कांग्रेस हैज रिसीडेड द मूवमेंट. तो उनको लगा अगर ये मूवमेंट रिसीड कर गया है, आंदोलन वापस ले लिया गया है, तो कोई खतरा उनको केंद्र में नहीं दिख रहा है. तो यह वन ऑफ द इशू है जो गोल में सम्मेलन को असफल कर गया. क्लियर हुआ? अब 1 दिसंबर को उन्होंने अपनी मैकॉन में जो सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस फिनिश हुआ, उन्होंने इस बात पर जोर दे दिया और उन्होंने सत्र को समाप्त कर दिया. उन्होंने 2 नए मुसलमान बहुमत प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिंध की घोषणा कर दी, नॉर्थ वेस्ट एंड सिंध. तो उन्होंने नए प्रांतों की घोषणा कर दी. They have declared the formation of the 2 new provinces. अब इससे क्या हो गया कि मुसलमानों का अपीसमेंट हो गया. ये सारे कारणों के बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस की भूल शायद यह थी
कि कांग्रेस सारी चीजों को ठीक से समझ नहीं सकती, ठीक से वो उसका जजमेंट नहीं कर सकती। अब आते हैं थर्ड राउंड की कॉन्फ्रेंस। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था यह 17 नवंबर 1932 हुआ। यह कांग्रेस ने बायकॉट किया, सिर्फ 46 डेलीगेट्स ने अटेंड किया। जो न्यू फीचर एग्रीड अपॉन हुए इसमें वर द enfranchisement of the large proportion of women and election to the federal upper chamber by the provincial legislatures. Most notable feature था इस चल का substantial change in attitude of the rulers of the Indian state, जिन्होंने अपना पुराना इंतजाम लूज कर दिया था फेडरेशन में। जैसा जस्ट अर्लियर कि रीजन क्या था इस इंतजाम को लूज करने का, जो एटीट्यूड था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वह डोमिनेट कर रहा था भाई कंजर्वेटिव, और वह बहुत लेस सिंपैथेटिक था पहले की तुलना में। और यह साइन दिखने लग गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वह डोमिनेट कर रहा है कंजर्वेटिव के द्वारा, और उनकी कोई सिंपैथी नहीं है भारत के साथ। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक ट्रस्ट था गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच वह डायल्यूट होना शुरू हो गया। जो गवर्नमेंट ने और कांग्रेस के बीच एक ट्रस्ट है डायल्यूट हो गया। उसके बाद विलिंगटन एक वायसराय के रूप में आते हैं। गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी की, पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो एक सवाल और आप तैयार करिए, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट पोस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। गवर्नमेंट ने कांग्रेस को चैलेंज किया फॉर नॉट एडिंग प्रॉमिसेस मेड। जो गांधी इज फैक्ट था उसके प्रॉमिस को नहीं मानने का आरोप सरकार ने कांग्रेस पर लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद गांधी के रिपीटेड कोशिशों के बाद विलिंगटन मिलने को तैयार नहीं थे, और दोनों ही पक्षों के बीच देयर वाज अटर मिसट्रस्ट विद बोथ द पार्टीज। कोई भी कोशिश सरकार को परसुएट करने के लिए बिल्कुल सफल नहीं पाई। वर्किंग कमेटी ने पहले रिजोल्यूशन पास किया था उसी लाइन पे, गांधी सेंट ए कॉपी टू द वायसराय। वर्किंग कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा और एक इम्पार्शियल इंक्वायरी की बात की कि जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वायसराय ने गांधी से मिलने से इनकार कर दिया। यह पहले के सालों में नहीं होता था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विलिंगटन के अंडर में उसने गांधी पैक्ट को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने उस सारे प्लान को अंडू करना शुरू कर दिया। और उसी समय रिजम्पशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कर दिया गया। अब जो उस समय एक कम्युनल इशू चल रहा था, द क्वेश्चन ऑफ जो कम्युनल इशू था, जो क्वेश्चन ऑफ इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन का था डिफरेंट कम्युनिटीज का, वो सॉल्व नहीं किया जा सका। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सॉल्व बिल्कुल नहीं हुआ, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अथॉराइज कर दिए गए इस मामले को डिसाइड करने के लिए। रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया on 16 August 1932. According to this award, Mohammedan, European and Sikh voters who elect candidates by the voting in separate communal. अब जो डिप्रेस क्लास का अरेंजमेंट मेड किया गया, जो उन्होंने अरेंजमेंट बनाया, इसके अरेंजमेंट के तहत जो डिप्रेस क्लास है क्वालिफाइड टू वोट इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी, और सीट्स जो फिल होगी फ्रॉम स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसीज in which only members of the depressed class electorally qualified to be entitled to vote. Any person voting in such a special constituency will also be entitled to vote in general constituency. इसमें आप देखिएगा आप इसमें कि डिप्रेस्ड क्लास को दो राइट दी गई। उनके पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करने का राइट था और जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में था। इससे क्या था कि these constituencies would form in a selected areas जहां पर डिप्रेस्ड क्लास का नंबर ज्यादा था। Except Madras, they should not cover the whole area of the province. मैकडोनाल्ड ने यह प्रॉमिस किया to accept any alternative scheme.
जो एक स्कीम बनाई गई, उस स्कीम का अल्टरनेटिव कोई स्कीम अगर आपके पास है तो उसको स्वीकार कर। तो अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो उन्होंने स्कीम बनाई, उस स्कीम में हिंदू संप्रदाय को बांटने का उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र किया। लेकिन उनका अगर कोई ऐसी स्कीम हो जो म्यूचुअली एग्रीड हो हिंदूज और डिफरेंट क्लास से, तब उसको वो स्वीकार करेंगे। गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपोज किया था आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द डिफरेंट क्लासेस, और वो कहा इसको मैं अपने जीवन के अंत तक अपोज करूंगा। 11 March 1932 he had written to Samuel Booth that if the different class were granted separate electorate he would fast and to death। बाद एक कंप्रोमाइज हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, और एक डील बार्गेन हुई। वो डील क्या थी? एक कॉमन इलेक्टोरेट फॉर ऑल हिंदूज, एक डील ऑन सब्जेक्ट कंडीशन क्या हुआ? फर्स्ट 148 सीट्स इन डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स रिजर्व की जाएगी डिफरेंट क्लास इन प्लेस ऑफ 71। 71 दिया था अंग्रेजों ने, उससे ज्यादा दिया, और 18% ऑफ द सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर जो अलॉटेड होगी टू द जनरल इलेक्टोरेट फॉर द ब्रिटिश इंडिया, सिमिलरली रिजर्व फॉर देम। दूसरा, देयर वुड बी अ प्राइमरी इलेक्शन बाय द वोट ऑफ द डिफरेंट क्लासेस अलोन, जिसमें डिफरेंट क्लास अलोन वोट करेगा, और 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच रिजर्व सीट्स, और द इलेक्शन बाय द जनरल हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दीज अलोन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो जो एग्रीमेंट है पूना पैक्ट का, इसको रेटिफाई किया बाय हिंदू महासभा और एक्सेप्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और जो डिफरेंस क्लास का बेनिफिट था वो बोथ में हुआ। उन्होंने सिक्योर किया डबल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर देम इन द कॉमन अवार्ड एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सिलेक्टेड इलेक्टोरेट थ्रू ए मॉडिफाइड फॉर्म। इसको आप ठीक से तैयार करिए, ये सवाल गलत हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज इसको कई तरह से कहा जा सकता है कि गांधी का जो समझौता था वह ब्रिटिश द्वारा दिए गए कंसेशन से ज्यादा था। What Gandhi has given to the depressed class was much more than given by the Britishers। जब तक आप इन प्रोविजंस को याद नहीं करेंगे, तब तक ये आप सवाल हैंडल नहीं होगा, और जनरली ये आसानी से किताबों में मिलता नहीं है। तो गांधी ने एक अटेंशन डाइवर्ट किया, गांधी ने और अपनी सारी एनर्जी लगा दी अनटचेबिलिटी के क्वेश्चन पे, और उन्होंने पॉलिटिकल इश्यू से अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया, और गांधी के उसके बाद कंस्ट्रक्टिव वर्क पर काम करना शुरू किया। कांग्रेस ने अपना एनुअल सेशन किया कलकत्ता में 31 मार्च 1933। कांग्रेस पर बैन होने के बाद भी 8,000 डेलीगेट्स वहां पे गए, और पुलिस वहां पर आ गई और उन्होंने उनको अरेस्ट कर दिया। बट इन दैट सेशन, यह तीसरा सेशन हुआ था जेम्स सेनगुप्ता। जो रेजोल्यूशन पास हुए इस सेशन में, गोल ऑफ इंडिपेंडेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बायकॉट ऑफ फॉरेन ट्रूप्स एंड ब्रिटिश ट्रूप्स। लेकिन जब कांग्रेस कंटिन्यू कर रही थी फाइट विद डिटरमिनेशन और अपना काम कर रही थी, गांधी के पास कोई इंटरेस्ट नहीं था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, और उनका जो माइंड था फुल्ली ऑक्युपाइड हो गया एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन से। और यह कैंपेन उनके फास्ट के फिनिश करते ही तुरंत स्टार्ट हो गया। जैसे उन्होंने फास्ट फिनिश किया, वो एक कैंपेन स्टार्ट हो गया। उसके बाद उनके बहुत से कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए, और इस बात की कोशिश पूरी की गई कि जो गांधी का जो एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन है, उस कैंपेन में एक बड़े मासेस को शामिल करने की कोशिश की गई। अब गांधी की अपील और इफर्ट के कारण टेम्पल्स ऑफ पब्लिक वेल्थ थे वह खुलने शुरू हो गए, और एक
जनरल कैंपेन स्टार्ट हुआ अनटचेबिलिटी के खिलाफ और फाउंडेशन हुआ हरिजन सेवक संघ का। गांधी ने अनाउंस किया 8 मई 1932 कि वह 21 दिन का फास्ट करेंगे। क्यों करेंगे? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ हिमसेल्फ। और उनके जो एसोसिएट्स थे वह इस बात को लगातार देख रहे थे कि किस तरह से गांधी का मूवमेंट आगे चल रहा है। ऑन 8 में गांधी ने एक स्टेटमेंट इशू किया रिकमेंडिंग दैट टू प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस कि वह सस्पेंड कर दे सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को फॉर 1 full month और 16 डेज। इन द सेम स्टेटमेंट अपील किया गवर्नमेंट इंडिया से कि वह विथड्रॉ कर ले सारे ऑर्डिनेंस को और रिलीज कर दे सिविल डिसओबीडियंस के प्रिजनर्स को। लॉर्ड विलिंगटन ने कोई इससे इंटरेस्ट नहीं शो किया और गांधी की बात को कोई सुना नहीं दिया। इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी डिसाइडेड टू इनॉग्रेट ऑन 1 अगस्त 1933। उन्होंने अपनी मार्च करने की फ्रॉम विलेज रास, लेकिन वह उसके पहले ही रात अरेस्ट हो गए। गांधी को अरेस्ट को रिलीज किया गया 4 अगस्त को और वह एक कहते हैं एक पूना में उनको रखा गया। गांधी ने उस ऑर्डर को डिसोबे किया, ही वाज अरेस्टेड अगेन। जो ग्रेट सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन था वह समाप्त हो गया, इसका पूरी तरह से समापन हो गया। गांधी ने अपने दांडी मार्च के समय कहा था, ऑन द एंड ऑफ हिज दांडी मार्च गांधी हैज सेड civil disobedience once began this time cannot be stopped and must not be stopped। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टॉप हो गया। गांधी ने फ्रीडम की फाइट जो है 18 अगस्त 1932 को छोड़ दी थी, जब वो कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ आगे बढ़ गए। तो जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई उसमें हिसाब से इतने लोग including 5325 women and children वो अरेस्ट किए गए, इम्प्रिजन किए गए, ह्यूमिलेट किए गए। इसमें वह लोग शामिल थे, इसमें यह लोग शामिल नहीं थे जो दूर दराज के गांव में अरेस्ट किए गए थे। इसमें कांग्रेस का एस्टीमेट है कि 80,000 के आसपास लोग अरेस्ट हुए। वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जेल ओवर क्राउडेड हो गई। ऑर्डनरी जो बिजनेस थे उनको रिलीज किया गया बिफोर देयर टाइम कि वह अपने अपराध को पूरा कर सके। ए जनरल पॉलिसी परस्यू की गई imposing extraordinary heavy fine from the persons who have been convicted in connection with the movement। और उस फाइन को रियलाइज करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की गई। जो टेम्पो ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस था वह 1 साल तक कंटिन्यू रहा, लेकिन कोई इसमें स्कीम नहीं लगी थी। जो सिविल डिसओबीडियंस था 1930-31 का, उसने अगर हम उस एक क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेज है एंटी इंपीरियलिस्टिक जो स्ट्रगल है उसके रास्ते पे। जो नंबर ऑफ पीपल जेल गए वह 80,000 से 90,000 के बीच है। यह फिगर 3 टाइम्स मोर है 1920-22 से। जो इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो फॉलन किए बाई हाफ। जो और एक्सपोर्ट थे सिगरेट के वह बहुत ज्यादा भाव आया। जो नेट इंपैक्ट फॉरेन ब्रिटिश ट्रूप्स था फ्रॉम 26 मिलियन इन 1929 to 30% in 1930 sorry it is okay। quantity wise from 1 to 4 million yards in 1930 to 522 million yards in 1930-31। ट्रेड यह भी सत्य है कि ट्रेड वाज कॉन्ट्रैक्टेड ऑन वर्ल्ड स्केल ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन, लेकिन इंपैक्ट जो है मूवमेंट का वह कैन नॉट बी डाउट। जो होमी मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया, gave a presidential speech in the Bombay Mills एसोसिएशन में इन मार्च 1931 और एक्नॉलेज किया रोल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट टू हेल्प द इंडियन इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश ट्रेड कमीशन ऑफिस था was flooded with the panic reports and complaints from Imperial Tobacco, Dunlop and other white firms। जितनी फर्म्स थी सब कंप्लेन कर रही थी कि हमारा जो नुकसान लगातार हो रहा है।
जो कई एरिया के किसान थे, पीजेंट्स थे, refused to pay the चौकीदार टैक्स despite that enormous physical coercion on this sale of property. जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था वह कंप्लीटली कोलैप्स कर गया, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था वो पैरालाइज कर गया, लार्ज स्केल पर एजुकेशन हुआ विलेज ऑफिसर्स का। अगर हम फिगर देखें तो आउट ऑफ 655 मुखियास 224 has been resigned in Khera in by 12 June. आनंद, नाडिया, खेड़ा, बारहुरा इस सेंटर बने वेरी हाई सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल हुए, जहां पर नो रेवेन्यू कैंपेन चला। ओनली ₹20,000 आउट ऑफ बारहवीं कोटा 3,90,000, सिर्फ 3,57,000 रुपए जो बारहवीं के रेवेन्यू कोटा था, सिर्फ 20,000 रुपया रिकवर कर सका। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्ट्रेंथ है, यह बहुत वाइडली रिफ्लेक्ट हुई है इन द फर्म स्टैंडिंग बाय द नेशनल लीडरशिप। जो नेशनल लीडरशिप है वह अधिक रिएक्टिविटी थी, डिमांड थी राइट ऑफ सिस्टम, a complete national government with control over majority of issues। तो जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट थी जो हमारा जो नेशनल लीडरशिप थी वह कंप्लीट कंट्रोल को मांग रही थी। जो स्ट्रेंथ ऑफ मूवमेंट था यह इस बात से भी होता है बायकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो 1930 हो रहा था। ओनली 8% वोटेड इन द अर्बन हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ गवर्नमेंट, while all India average participation fell from 48.07% 1926 to 26.1%। जो एक वास्ट वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप है हैड बीन पॉलिटिसाइज्ड, एक बहुत बड़ा सामाजिक समूह जो है वह राजनीतिक रूप से जागृत हुआ, जो इंडियन भारतीय राष्ट्रवाद पर जागृत हुआ। अगर हम इफ अर्बन एलिमेंट्स लाइक मर्चेंट्स, शॉपकीपर्स एंड स्टूडेंट्स ये ज्यादा एक्टिव थे तमिलनाडु में, पंजाब में, और इन सिटीज जनरल प्रेजेंट है कंप्यूटर 4 इन द गुजरात। अगर हम अंचल वाइज देखें, एरिया वाइज देखें, तो जो अर्बन एलिमेंट्स था वो साउथ में बहुत एक्टिव रहा, गुजरात में, यूपी में, बंगाल में किसान एक्टिव रहे। यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस मूवमेंट का। वर्कर्स जो थे वो भी इसमें लगातार काम करते रहे, उन्होंने ज्वाइन किया न्यूमरस मास डेमोन्स्ट्रेशन, खासकर बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, इवन सोलापुर में। जो नंबर ऑफ जेल गोवर्स थे, जो नंबर ऑफ जेल जाने वाले लोग थे, उसकी फिगर आपको मैंने बताई कि वो बहुत ज्यादा थे, 3 टाइम्स थे 1921-22 के तुलना में। तो जो पार्टिसिपेशन था वो पार्टिसिपेशन मेनी फोल्ड इनका बढ़ता गया। जो एक और सिग्निफिकेंट फीचर था वोमेन्स पार्टिसिपेशन, टीनेजर्स पार्टिसिपेशन। जितने 29,054 लोग गिरफ्तार हुए on 15 November 1930, no less than 2050 were below 17 years, 355 women। तो अगर इसको देखो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इमेंसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन, यू कैन यूज दिस एज अ वुमेन्स इंपॉर्टेंट आल्सो, कि इमेंसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन में बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग रूप से काम किया। इसलिए जो फॉर इंडियन वुमेन the movement was most liberating experience till date। और ये कहा जा सकता है कि पब्लिक स्पेस में वुमेन्स का आने का, महिलाओं का आने का एक बहुत बड़ा ये तो समय था। पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स ये सर्टेनली 1922 तुलना में कुछ नहीं था, काफी कम था। जो कम्युनल लीडर्स का अपील था कि स्टे अवे फ्रॉम द मूवमेंट, यह काम जरूर किया, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों का पार्टिसिपेशन रहा है। उनका जो पार्टी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है वह काफी अच्छा पार्टी रहा है। तो सपोर्ट ऑफ मूवमेंट हर तरह के लोगों के साथ अपनी हर तरह के लोगों के साथ वो सपोर्ट कर रहा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट गांधी फिलॉसफी, चौरी चौरा के कॉन्ट्रास्ट में, वेयर गांधी हैड टेकन बैक द मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट, here Gandhi has not gone for taking the movement despite that Chittagaon, Peshawar, Sholapur there was a lot of violent incidents। So 1930 marks advanced
रेफरेंडम ओवर 1921-22 जो स्टेटेड ऑब्जेक्ट था इस समय was complete independence, not a very big Swaraj as was in 1921-22. If we see the philosophical side, then we can see a remarkable change in the this moment. और जो मेथड था involved the deliberate violation of the law, not mere non-cooperation. Just try to say this. Deliberate violation of the law, not merely non-cooperation with the law, is a very important change between 1921-22 and 1931. Very important change. In 19, they are not only no, I will violate the law. I won't defend the law. I will take my own issue. अब हम कंपेयर करते हैं 1920 and 1932, 30. Let's compare this. ये सवाल कभी तक आया नहीं, शायद अगर आएगा। गांधी के पास 4 पिलर्स थे: नॉन वायलेंस, हिंदू मुस्लिम हार्मनी, स्वदेशी एंड अनटचेबल। या जो 4 पिलर्स थे गांधी के, या बैकबोन थे गांधी के सारे गांधीयन मूवमेंट थे। लेकिन दोनों फेज में यह बैकबोन कैसे डिफरेंट है। इन 1920 ग्रेट डिससैटिस्फैक्शन against the government, owing to wartime promises not made and dissatisfaction against the government and martial law and Khilafat laws. But in 1930, a large number of people believes in the goodwill of legal government and sincerity of the viceroy, rightly wrong. So the first issue which I want to highlight, the difference between 1920 and 1930, the trust of the people with the government. In 1920 to 21, there was no trust with the government. But in 1930, if you see, there is certain trust with the government. जो गुडविल थी लेबर पार्टी की, सिंसियरिटी थी वायसराय की, उसमें लोगों का विश्वास था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी 1920 एक बहुत हाई मार्क था, 1930 एक हाई मार्क नहीं था। कांग्रेस यूनिटी 1920 में इंटायरली कांग्रेस एक साथ थी, लेकिन 1930 में ऐसा नहीं था। 1920 में सिख इंटायरली विद कांग्रेस थे, 1930 में कांग्रेस साथ सिख नहीं थे। 1920 complete unity inside the Congress, great enthusiasm among the workers. In 1930, disunity in the Congress, diversity of purpose, lack of enthusiasm among the workers. So lukewarmness थी, rank और file में दिख रही थी। जो atmosphere था was a non-violent yet breaking violence in Chowchora. In 1930, existence of violence, even large number of congressmen believing it, अब उसको ब्रेक कर रहे थे। 1922 was withdrawn due to non-violence. 1930, despite the violence, Chittagong, Peshawar, Solapur, no move to follow. जो पीपुल्स पार्टिसिपेशन था 1930 में, उसकी तुलना में 1930 में 1920 की तुलना में 3 टाइम्स मोर था। और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन मोर सिमार्टियल था। कंस्ट्रक्टिव वर्क पोस्ट 1930 मूवमेंट इज अ ग्रेट स्टेप इन गांधी जी टू इरिगेट द sin ऑफ द सोसाइटी। अगर हम इस पूरे आंदोलन को समझने की कोशिश करें, जब हम 1900 पूरे आंदोलन को समझने की कोशिश करें, तो जो आंदोलन में विरोध के तरीके थे 1932-33 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में विरोध के तरीकों को देखें, बहुत सी बातों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और नागरिक स्वतंत्रता का पूरी तरह से दमन कर दिया गया था। और वेलिंगटन ने स्वीकार किया था कि उन्हें लगता है वो भारत के मुसोलिनी बनते जा रहे हैं। विरोध के तरीके क्या थे?
कपड़े और शराब की दुकानों पर धरना, बाजारों को बंद करना, अंग्रेजी के प्रति निष्ठा के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बहिष्कार करना और कांग्रेस के झंडे को प्रतीकात्मक रूप से लहराना और सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के अवैध अधिवेशन करना। कांग्रेस को बैन कर दिया गया था, बट वह कांग्रेस के अधिवेशन को अपने ढंग से करने की कोशिश कर रहे थे। तो विरोध के तरीके, हाउ दे वर प्रोटेस्टिंग, यू कैन आल्सो कंपेयर जो विरोध का तरीका था वो किस तरह था। तो जो विरोध के तरीके थे अलग थे, साथ में नमक सत्याग्रह करना, चौकीदारी कर न अदा करना, मालगुजारी न देना, वन विभाग के कानून तोड़ना और किसी सीमा तक जाकर कांग्रेस की गतिविधियों को अवैध रूप से चलाना, यहां तक कि बंबई के निकट एक सीक्रेट ट्रांसमीटर की स्थापना कर दी। तो नाउ यू ऐड वन मोर थिंग, the way of protest in 1920 and 1930. Got it? Or not got it? और जो बॉम्बे सिटी था, यह गांधीवाद का गढ़ बन रहा था। It was the forte of the Gandhi philosophy. अगर 1931 की विराम संधि के दौरान कांग्रेस ने अपना मार्ग अवरुद्ध कर लिया था और लगान और मालगुजारी की ना अदायगी को तैयार किसानों को वैज्ञानिक इच्छाओं को गंवा दिया था। अगर हम देखें कि 1931 में जो कांग्रेस ने आंदोलन को विड्रॉ किया था और उन्होंने नो टैक्स कैंपेन को वापस लिया था, तो क्या कांग्रेस एक चढ़ते हुए उफान के आंदोलन को कमजोर नहीं कर रही थी? It is an issue to be understood that what was the policy and strategy of the Congress. For that we need to understand कि कैसे कांग्रेस, अब यहाँ से एक सवाल ये खड़ा होता है कि किसान क्या कांग्रेस से विमुख हो गई थी? क्या जो एक शुद्ध गांधीवादी सत्याग्रह के थे जो खत्म हो गए थे? संपत्तिधारी किसान कांग्रेस को मत दे रहे थे, किंतु जब कांग्रेस 1931 में उनका भूमि वापस दिलवाने में असफल रही, तो क्या वे अपनी भूमि का बलिदान कर सके? जो एक गांधी इविन पैक्ट का प्रोविजन था, उस गांधी इविन पैक्ट का जो प्रोविजन था कि अगर जमीन जब्त की गई है, तीसरी पार्टी को नहीं बेची गई है, तो वापस होगी। अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो does it says that the Gandhi Eden Pact was against the peasants? दूसरी बात, कुछ और क्षेत्रों में जहां पर गुजरात की बात सबसे अधिक होती है, जो मंदी के बाद युद्धकालीन जो गर्म बाजारी से लोग समृद्ध हो गए थे, खासकर जो खेड़ा था वहां पर टोबैको, खेड़ा में टोबैको तंबाकू की जो कीमतें हैं उसमें 500 टाइम्स का वृद्धि हुई। तो जो मंदी के बाद का जो समय था उसमें 500% टोबैको के दाम बढ़ गए थे। जब इस तरह की बात आ रही थी तो क्या किसानों की संघर्षशीलता कम नहीं हो रही थी? They were not averse to struggle. तो 1947 के पूर्व जो ग्रामीण पूंजीवाद था वह किस तरह से बढ़ रहा था? हालांकि बहुत बड़ा सवाल है, आई डोंट थिंक जीएस का इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1930 के दशक के मध्य से कांग्रेस में एक ऐसा, अब यहां से हम तलाश करते हैं राइज ऑफ द कम्युनिज्म। In the 1930s, when Congress was not able to address the demand of the peasants and workers, then there was a space for the कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म उसके बाद पढ़ना शुरू होना हमको दिखने लगता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? और नो कंफ्यूजन? We should start the rise of the communism, or you want from the next day? Want more? We can start the rise of the communism. Okay, very good, very good. Okay.
Any confusion on this issue? We have tried to describe a lot, we have tried to analyze a lot. No issue. Very good. Very good. एग्जाम में आवे तो ऐसा आप लिख के आओ, तब तो कोई फायदा है। अगर ऐसा लिख के नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है, तब तो पढ़ाना न पढ़ाना सब बेकार हो गया। तो इट्स माय अपील टू यू कि आप एग्जाम में आवे तो आप लिख के आओ। अगर नहीं लिख पाए तो कोई फायदा नहीं हुआ इतने बड़े संघर्ष का कि आप पढ़ो, टाइप करो, फिर एक्सप्लेन करो। एनी क्वेश्चन यू हैव? No question. Okay, then good day. Tomorrow the Shaur will take class. Tomorrow I will not take the class. The Shaur will take the long session tomorrow. He has some work to do. I will see you again. Thank you. Good day.